दुष्यंत के कवि हुए हिंदी साहित्य के अंदर बहुत अच्छी गजल लिखा करते थे। उन्होंने कहा कि कल नुमाइश में मिला मुझे वो चिथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला हिंदुस्तान। उन्होंने कहा कि इस सिरे से उस सिरे तक सब सही के जुर्म है, इस सिरे से उस सिरे तक सब सही के जुर्म है। यहाँ आदमी या तो जमानत पर गया है या फरार है। या जिस देश के अंदर ऐसा हो कि कुछ लोगों की संपत्ति इतनी ज्यादा हो कि 10 जो लोग हैं वो इस देश की लगभग 50 से 60% जो दौलत है उसके ऊपर जो है कब्जा करके रखे हुए हों, तो श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, श्वान कहते हैं कुत्ते को, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र और भूखे बच्चे उड़ाते हैं। माँ की हड्डी से ठिठुर ठिठुर वो जाड़ों की रात बिताते हैं और मालिक का पितृ फुलेरों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। जिस देश के अंदर धनिकों और निर्धनों के बीच के अंदर इतनी ज्यादा खाई हो, वहाँ एक बात पक्का है कि देश की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है, उसके अंदर कहीं ना कहीं फॉल्ट है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी है। क्योंकि शिक्षा का अर्थ होता है मनुष्य का सर्वांगीण विकास, अर्थात उसका नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास, भौतिक विकास, और इन सब के साथ साथ बच्चों के अंदर एक रचनात्मक और सृजनात्मक अभिवृत्तियों की वृद्धि भी करनी। तो ओवरऑल डेवलपमेंट इज द एजुकेशन एंड इज दैट वी आर गेटिंग ऑल द गोल्स एंड अचीवमेंट्स एंड एस्पायरेशन ऑफ एजुकेशन? नो, सॉरी, वी आर नॉट। मैंने कहीं सुना है कि जो भूख मिली तो 100 गुने बाप से अधिक मिली। अब पेट खलाए बिकता है, मुंह चौड़े बाएं बिकता है। अरे वो क्या जाने आजादी क्या और आजाद देश की बातें क्या। जिस देश के अंदर आप ये मत समझिएगा कि हमारी स्थिति अगर पाकिस्तान से बहुत अच्छी है या श्रीलंका से बहुत अच्छी है तो हमने एजुकेशन के अंदर पे बहुत ज्यादा झंडे गाड़ दिए। नहीं, हम तो आजादी की तरफ अग्रसर हैं। अभी आजादी भी मिली नहीं है। सच्चे अर्थों में आजादी कब मिलेगी? मेरा एक मुक्तक है कि जब भ्रष्टाचार से मुक्त ये तंत्र होगा और समता और समानता का जब चहुर मंत्र होगा और जब भूखे और नंगे को रोटी, तब सच्चे अर्थों में ये देश स्वतंत्र होगा। और ये कविता से बस मैं आपको छोड़ता हूँ क्योंकि मैडम ने कहा कि मैं अच्छी कविताएं लिख देता हूँ और मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कहूँ कि मैंने देश के तमाम बड़े कवियों के साथ मन साझा किया है। मेरे सामने एक युवा पीढ़ी बैठी है तो मैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए कविता से जोड़ता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका मुझे समर्थन मिलेगा। सुनिए, बिजली की तरह फलक पर तुमको चमकना होगा, खुद के कैद खानों से तुझको निकलना होगा, खुशबुओं की तरह हर सम तुझको बिखरना होगा, फूलों की तरह तुझे हर रोज निखरना होगा, हर मुश्किल से आगे तुझको बढ़ना होगा। युवाओं जागो, उठो, तुमको चलना होगा। आपने विवेकानंद का कथन सुना होगा कि arise awake and march on till you don't achieve your goal and success। तो उसी तर्ज पे मैंने लिखा है कि बिजली की तरह फलक पर तुमको चमकना होगा, खुद के कैद खानों से तुमको निकलना होगा, खुशबुओं की तरह हर सम तुझको बिखरना होगा, फूलों की तरह तुम्हें हर रोज निखरना होगा, हर मुश्किल से आगे तुमको निकलना होगा। युवाओं जागो, उठो, तुमको चलना होगा। और ये शाम गम की है मगर शाम ही तो है, और उसके बाद जिंदगी भर आराम ही तो है, और ये जवानी कुछ सपनों का नाम ही तो है, और ये जिंदगी तेरी ख्वाहिशों का पैगाम ही तो है। तेरी हर ख्वाहिश को आज मचलना होगा। युवाओं जागो, उठो, तुमको चलना होगा। और ऐसे ही मिलती नहीं कभी किसी को दाद, ऐसे ही मिलती नहीं कभी किसी को दाद, मरकर ही हो पाएंगे हम हर दिल में आबाद। और शम्मा का ये सबक हमेशा रखना याद। यहाँ पे टीचर्स बैठे हैं ज्ञान और गरिमा से निमंत्रित, कि शम्मा का ये सबक हमेशा रखना याद कि परवाने से पहले जलना और बुझना उसके बाद। शम्मा का ये सबक हमेशा रखना याद कि परवाने से पहले जलना बुझना उसके बाद। एक शम्मा की तरह हमको जलना होगा। युवाओं जागो, उठो, तुमको चलना होगा। और पुरानी शाम पर नए पत्ते भी आएंगे जरूर। आज दिन बुरे हैं तो फिर कल अच्छे भी आएंगे जरूर। पुरानी शाम पर नए पत्ते भी आएंगे जरूर। अरे आज दिन बुरे हैं तो कल फिर अच्छे भी आएंगे जरूर। और चलते हैं तो ये बच्चे ठोके खाएंगे जरूर, लेकिन एक दिन नगमे सच्चे गाएंगे जरूर कि गिर के खुद ही आगे हर बार संभलना होगा। युवाओं जागो, उठो, तुमको चलना होगा। और ये माना
ये माना कि आज कोई हमारे साथ नहीं, पर इतने भी मायूस हमारे हालात नहीं। और बात सिर्फ इतनी सी है और कोई बात नहीं कि कभी खत्म न हो, ऐसी कोई रात नहीं। हर उदासी और निराशा पर तुम्हें कुचलना होगा। युवाओं जागो, उठो, तुमको चलना होगा। और एक बार उस विवेकानंद का व्यक्तित्व अपनी आंखों के सामने लेके आइए। कोई भी एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे 2020 हो या 2060 हो, हर क्षण के अंदर जिसने कहा था, it fills my heart with the joy unspeakable to rise in response to the cordial welcome you have given to us. And I welcome you in the name of most ancient religion of this world. I welcome you in the name of millions of Hindus of all color and sects. And I welcome you in the name of mother of all religion. तो मैं विदेशों में जिसने केसरिया रंग और काली बंदा को गाड़ दिया, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जिसने झंडा गाड़ दिया, वो विवेक जिसने विवेक को मन की गंगा में गाड़ दिया, और अंग्रेजों की छाती के ऊपर चढ़ के जिसने तिरंगा गाड़ दिया, उस विवेकानंद की तरह युवाओं को ढलना होगा। युवाओं जागो, उठो, तुमको चलना होगा। एक बार तालियां बजाने में यही मौज कर दी बस। कविता आप सब बोलता हूँ, अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। और मेरे भाई समान और वेरी रिस्पेक्टेड डॉक्टर देवदत्त सिंह पटेल सर को मैं माइक देता हूँ कि देखिए, शिक्षा का अर्थ तब तक भी पूरा नहीं हो सकता जब तक हम इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी बहन की भूमिका अदा न करें। चाणक्य ने कहा था कि प्रलय और निर्माण शिक्षक की ग्रोथ के अंदर खेलते हैं। और अगर मेरे शिक्षा के अंदर सामर्थ्य हुआ, अगर मेरी एजुकेशन के अंदर सामर्थ्य हुआ, तो धनानंद याद रखना, मैं अपने स्वयं को पोषित करने वाले राजाओं का निर्माण भी कर सकता हूँ। हम वो जामवंत हैं जो हनुमानों का निर्माण कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि राष्ट्र के निर्माण में महती भूमिका करे शिक्षक है। और जिस देश के अंदर कुछ ऐसी अलगाववादी ताकतें आ जाएं कि जो खालिस्तान के नाम के ऊपर जो है हमारे देश की अखंडता को चैलेंज करें, तब एक युवा कवि क्या कहता है, वही मैं आपसे जोड़ता हूँ। सुनिए मेरी कविता, सुनिए कि माँ चाहती बलिदान तेरा, भीगे हुए शोणित थे ये रक्त के नाच को सूखे पड़े हैं। माँ सुन समर, ये मुखड़े के रुखे पड़े हैं। डरने लगे हो मौत से, अरे डरने लगे हो मौत से, डरने लगे हो मौत से, सत्य है अनुमान मेरा। माँ चाहती बलिदान तेरा, अरे कश्मीर का बड़ा भाग क्यों पाक के कब्जे में है। हजारों मील भूमि पर क्यों उस चीन का खेड़ा लगा है। उस डोकलाम को लेने क्यों चीन ने किया बखेड़ा है। यूं निर्दोष लोगों को मारने, निर्दोष लोगों को मारने का कब तक चलेगा खेल तेरा। अरे माँ चाहती बलिदान तेरा। और बोल बोल चित्तौड़ बोल, वो राजस्थानी जोश कहाँ, बोल बोल चित्तौड़ बोल, राजस्थानी जोश कहाँ, अरे कहाँ पता, कहाँ पकड़ी मेवाड़ी जय घोष कहाँ। ऐसे शहीदों को खोजता है ये अरमान मेरा। माँ चाहती बलिदान तेरा। और रक्त क्या इन ध्वनियों का, रक्त क्या इन ध्वनियों का उफान धीमा पड़ गया, या वीरता की आई बच्चर स्वर सारा झड़ गया। माँ चाहती बलिदान तेरा। आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, इतने प्रेम से सुना, इतने अनुराग से सुना। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर काइंड इन्विटेशन एंड थैंक यू ईच एंड एवरीवन हु इज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच सर। कुछ अनाउंसमेंट है। जो स्टूडेंट पोस्टर प्रेजेंटेशन में है वो एक स्टूडेंट जाकर सेकंड फ्लोर पर अपना पोस्टर लगा दे। और कोई पेपर प्रेजेंट करना चाहता है तो वो अपना नाम मुझे दे सकता है। कोई है स्टूडेंट्स फैकल्टी जो पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ बैठे। पोस्टर्स के स्टूडेंट्स एक बार हाथ रेज कर दें। नाम इज द कोऑर्डिनेटर, वो आपको कोऑर्डिनेट करें। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. Coordinator कौन सी है? Now I would like to invite Dr. Devdutt Patel sir, Assistant Professor, Department of Geology, University of Rajasthan, Jaipur. He is a very good motivational speaker. He has published many publications in reputed journals. I would like to invite to address today's seminar. A huge round of applause. Respected principal, organizing secretary, co-organizing committee members, it's my immense pleasure
सुबह से सभी लोगों ने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत कुछ सुना। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, स्कूल में ऐसा होना चाहिए, कॉलेज में ऐसा होना चाहिए, पीएचडी रिसर्च में ऐसा होना चाहिए, एंड मैनी मोर। टिल डेट इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड। आने वाला, अभी हम सब एडॉप्टिंग में लगे हुए हैं कि आने वाला है, ऐसी एजुकेशन पॉलिसी होगी, ऐसा होगा। क्या हम वो चीज फॉलो कर रहे हैं नहीं जो आने वाला है? सिर्फ मायने बदल रहे हैं। जो हम पॉलिसी पहले यूज कर रहे थे उसी को पढ़ के तो आज हम पहुंचे। तो हम नई चीज क्या कर रहे हैं? क्या हम उस एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ऐसी चीज लेके आ रहे हैं जो हम नहीं कर रहे थे? पूछिए अपने दिल से, वाकई में आपको महसूस होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं एक चीज है जो हम नहीं कर रहे। हम नहीं कर रहे हैं स्किल बेस्ड एजुकेशन। हम कुशल नहीं बना रहे हैं, हम शिक्षाविद को खूब तैयार कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कुशल है? क्या वो एजुकेशन लेने के बाद जब वो मार्केट में उतरते हैं तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाते हैं? नहीं। नई एजुकेशन पॉलिसी आपके सामने यही प्रश्न लेते हैं, क्या हम स्किल बेस्ड एजुकेशन जिसको हम कहते हैं सिखाने की जरूरत है? मैं ये मानता हूं कि भारत में हर व्यक्ति जुगाड़ करता है। इसको आम भाषा में हम जुगाड़ कहते हैं और वैज्ञानिक भाषा में हम स्किल डेवलप करते हैं। गलत है या सही है? एग्री है? यस सर। अगर एग्री नहीं हो तो प्लीज बताइए। और इस कोरोना काल के अंदर, 2 साल के कोविड काल के अंदर, ना मैकेनिक था, ना कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल थी, उसके बावजूद हमने हमारे घर के अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निक डेवलप की अपने आप को सस्टेन रखने के लिए, सामान लाने के लिए। हम आज डिपेंडेंट हो चुके हैं किस पे? बहुत सारी स्विगी ऐप, उस ऐप पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। क्या आपने सोचा इस ऐप का मार्केट कितना बड़ा? इस ऐप के थ्रू कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है? एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बस मिलियंस में टर्नओवर चल रहा है। कोरोना से पहले एक ऐप आई थी होटल की, बहुत सारे होटल को हम घर बैठे बुक कर सकते हैं। इसको लॉन्च करने वाला एक 19 साल का लड़का था। आज वो बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक है। क्या किया उसने? सिर्फ और सिर्फ जो हमने पढ़ा, पढ़ाया, उसको इंप्लीमेंट किया इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। कंप्यूटर आपने भी सीखा, सबने सीखा, लेकिन उसने जो कंप्यूटर सीखा उससे मार्केटिंग कैसे की जा सकती, उसको इंप्लीमेंट। स्किल एजुकेशन क्या है? जो आप सीख रहे हैं उसको किस टेक्निक में करना है? मार्केट में बहुत सारी किट्स आती हैं। मेरे मामा जी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, तो हार्ट अटैक आया तो डॉक्टर ने कहा ये किट लेके आओ, और इस किट पे एक ड्रॉप ब्लड की डाली, उन्होंने टेस्ट करके बताया कि 24 घंटे पहले हार्ट अटैक आया। मतलब एक किट से फिर मैंने उस किट के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया, क्या है ये चीज? तो पता चला 200 रुपए की किट, मार्केटिंग कॉस्ट 20 से 25 रुपए की, और उसके बाद 180 रुपए पब्लिसिटी वगैरह सब निकालने के बाद पता चलता है कि 120 रुपए के आसपास वो कंपनी कमा रही है। क्या किया उस कंपनी ने? नया इनोवेशन थोड़ी किया, ऑलरेडी किट मार्केट में आ रही थी, किट आ रही थी मार्केट में, उसको उन्होंने एक टेक्निक, सिर्फ जो हमने पढ़ाई की ना, उस पढ़ाई को उन्होंने एक किट के ऊपर कंसंट्रेट किया और मार्केट के अंदर बेचना। हम घर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी महसूस करते हैं, स्क्रू ड्राइवर, काश ऐसा स्क्रू ड्राइवर होता तो मैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार कर सकता, काश। तो हम बना नहीं सकते? बिल्कुल बना सकते। तो मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी में जो इंप्लीमेंट किया गया है वही टेक्निक हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर डेवलप है। उसको कहते हैं वर्कशॉप। और वर्कशॉप में आप बहुत सारी नई नई टेक्निक इजाद कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने
कल मैं एक टॉक सुन रहा था, प्रीति माहेश्वरी, आप सभी लोग जानते होंगे और बहुत एडवर्टाइज हो चुका है। उन्होंने एक पेपर डेवलप किया। किससे पेपर डेवलप किया? जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, कचरा होता है, पेपर वेस्ट होता है, कागज का वेस्ट होता है, कपड़ों का वेस्ट होता है, उसको मेल्ट करके तैयार करके वो पेपर तैयार होता है। उस पेपर की खास बात क्या है? आप सोचोगे पेपर सब बनाते हैं, इन्होंने भी बना लिया, कचरा इन्होंने भी इकट्ठा कर दिया, नहीं चीज है। उनका पेपर जमीन में अगर आप दफन करेंगे तो पेड़ बनेंगे। क्या किया उन्होंने? उस एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो हम वेस्ट रोज जनरेट कर रहे हैं, दिल्ली के पास जाएंगे हम। दिल्ली मुझे 8 साल रहने का मौका मिला और दिल्ली के नाम पे लोग घबरा जाते हैं पॉल्यूशन को, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि मैंने एमएससी कर ली, मैंने एमकॉम कर लिया, क्या मैं उस पॉल्यूशन को कम कर सकता हूं? नहीं सोचता। इस साल G20 इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा है और इंडिया ने एक वन वर्ड रखा है उसको, बताएगा कोई? G20 का एक वन वर्ड क्या रखा गया? एनीवन? वो वन वर्ड है लाइफ। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यानी हम जो जीवन जी रहे हैं बस उस जीवन में थोड़ा सा चेंज कर दो, हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा, उससे ग्रीन डेवलपमेंट होगा, ग्रीन प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, ग्रीन प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो ग्रीन ग्रोथ होगी, और ग्रीन ग्रोथ होगी तो ग्रीन इकोनॉमी डेवलप, यानी हम उस कचरे से पैसा बनाएंगे। ये क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। कुछ डिकेड्स पहले प्रोफेसर चक्रवर्ती ने एक खोज की थी। समुद्र में पानी शिप के थ्रू पानी है समुद्र में, तो हम एक स्टडी करते हैं मैराइन इकोसिस्टम। सुना है सब लोगों ने? मैराइन इकोसिस्टम होता है, उसमें मछलियां होती है, पेड़ पौधे होते हैं, एक साइकिल चलती है, वो कंटिन्यूअस क्या करती है? डिग्रेड करती है, समुद्र में बहुत कचरा होता है वगैरह। लेकिन समुद्र के माध्यम से हम बहुत सारा ऑयल भेजते हैं। तूफान आया, जहाज पलट गया, ऑयल फैल गया। आपको पता है पानी के अंदर और तेल के अंदर फर्क क्या होता है? तेल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है। अब ऊपर आते क्या होगा? नीचे की तरफ बीओडी हो गया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्रिएट हो गई, नीचे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जीव जंतु मर जाएंगे, मैराइन इकोसिस्टम डिस्टर्ब। उन्होंने सबसे पहला पेटेंट कराया मार्केट के अंदर सुडोमोनास प्रोटीटा, एक बैक्टीरिया तैयार किया, इंजीनियर। आप सोचेंगे इंजीनियर नेचुरल क्यों कराया होते हैं? नेचुरल तो मार्केट में मिलता है, वो तो डिस्कवरी इन्वेंशन नहीं है। जब आप लोग इस एजुकेशन के माध्यम से स्किल्ड हो जाएंगे तो आप लोगों ने क्या डेवलप किया? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपने अपने दिमाग से एक नई चीज डेवलप की और ये आपका क्या है? राइट। गवर्नमेंट ये कह रही है, कई बार हम दोष देते हैं गवर्नमेंट को, नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती। We peoples are highly educated. उन्होंने PhD कर ली, 10-10 डिग्रियां ले ली, इतने सारे एग्जाम दे रहे हैं और हमारे को नौकरी नहीं मिल रही। मैं कहता हूं नौकरी क्यों मांग रहे हो भाई? आपको जो हमने एजुकेशन दी है इट्स स्किल बेस्ड। अगर आपने कुछ सीखा उससे तो यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आप अपने उस आइडियोलॉजी को काम में लो और आप व्यवसायी बनो। तो मेरे सामने एक स्टूडेंट को मैंने ऐसे समझाया तो उसने कहा सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कैसे बड़ी बातें? छोटी सी बात नहीं है, हमारे दिमाग में आइडिया है, मार्केट में लाओ और बिजनेस करो, लोगों को नौकरी दो। तुम नौकरी मांग रहे हो तो नौकरी दो। बड़ी बात कहा मैं देसी था, तो मैंने कहा नहीं आगे बात नहीं करो, व्यवसाय करो। मानने को विश्वास नहीं हो सकता कि मैं कैसे बिजनेस में पैसा कहां से आएगा। तभी एक सज्जन से मुलाकात हुई, वो कंपनी जयपुर में चलाते बिजनेस करते। उन्होंने उस बच्चे को डिस्कस किया कि तुम्हारा आइडिया इंप्लीमेंट हम करेंगे,
CSIR से फंड हम लेके आएंगे, डिफरेंट कंपनी से फंड हम लेके आएंगे, ये पकड़िए। काम करने के लिए पैसा हम देंगे, कैमरा हट जाएगा। प्रोडक्ट आएगा मार्केट में तो वो हमारे पकड़ेगा। से बात समझ में आई कि हाँ इनोवेशन मेरी है, मुझे हिस्सा भी मिलेगा उसके, और ऐसा करके डिजिटल कंपनी एक है, ये स्किल डेवलपमेंट के बारे में बता। अभी सरकार ने जो NEP चालू किया है उसके अंदर 10वीं 12वीं पास बच्चों को कहा है कि आप स्किल एजुकेशन, आप कंप्यूटर चलाना सीखेंगे। तो ITI हुआ करता था ना पहले टाइम में, अब उस ITI को वो हर एक एजुकेशन लेवल पर चालू कर, चाहे वो BSc हो, BA हो, BCom हो, 10वीं हो, 12वीं हो, MSc कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उस एजुकेशन को सीखिए। इन एडिशन आप सब्जेक्ट पर पाबंदी करो। फॉरेन के कई प्रोफेसर्स के बारे में जानने पर पता चलता है कि ग्रेजुएशन तो उन्होंने इकोनॉमिक्स में की थी और अभी वो मेडिकल कॉलेज के अंदर एज अ मेडिको काम कर रहे हैं। हम सरप्राइज रहते हैं कि हमें तो इंडियन एजुकेशन पॉलिसी देखी है, साइंस ले लिया तो हम डेविड हो ही नहीं सकते, हम तो डॉक्टर ही बनेंगे, या फिर हम साइंस ही लेके चलेंगे। लेकिन फॉरेन की पॉलिसी क्या थी, आपको जो अच्छा लगता है सब्जेक्ट वो पढ़ लो। तो हमने उसको इम्प्लीमेंट किया अपनी नई एजुकेशन। क्या आपको फिजिक्स के साथ कॉमर्स अच्छा लगता है, कॉमर्स आप सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए। आपको टूरिज्म अच्छा लगता है, आप टूरिज्म का कोर्स कर लीजिए और टूरिज्म की आप एक फील्ड तैयार कीजिए, एंटरप्रेन्योर बन जाइए। एक लैंग्वेज कोर्स और एक स्किल डेवलपमेंट का पार्ट, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश। लैंग्वेज कोर्स करते ही आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। फॉरेन से बहुत सारे डेलीगेट्स आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, आप उनको एक्सपोर्ट करके अपना एक बिजनेस सेटअप तैयार कर सकते हैं। तो ये क्या चीज है, ये सिर्फ हमारी एक स्किल है जो हम डेवलप करेंगे, सीखेंगे, और उसी के बेसिस के ऊपर कुछ फैक्ट्स तैयार किए गए हैं where we stand in the competitive world today। कल मैं अपने एक टॉक के अंदर बात कर रहा था, चाइना की बात लेकर आया। क्या चाइना के प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं? सच्ची बताइएगा, आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या आज हम चाइना के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? बीच में एक आया था, उधर उधर हुई थी कि चाइनीज प्रोडक्ट नहीं काम में लेंगे, हम हमारे देश का अपना प्रोडक्ट काम में लेंगे। मैं भी साथ हूं, मेरे देश का प्रोडक्ट सब। अब देखिए उसकी यथा स्थिति जब मैंने देखी, मेरे देश का बड़ा प्रोडक्ट 100 रुपए का मिल रहा है और चाइना का प्रोडक्ट 50 रुपए में मिल रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं 100 रुपए देके मेरे देश का प्रोडक्ट लूंगा। थोड़े दिन हुए, दिवाली का टाइम आया, लाइटिंग वगैरह खरीदने के लिए मार्केट गया, एक 500 रुपए की, 100 रुपए की झालर 100 की खरीदी। क्यों? अब मेरा क्यों डाइवर्शन हो गया? डाइवर्शन इसलिए हो गया क्योंकि हमें मार्केट में स्टैंड करने के लिए मार्केट पॉलिसी को लागू करना। महंगी चीज से क्या होगा? कुछ नहीं, लेकिन हम सोसाइटी के लिए रिसर्च करते हैं, हम सोसाइटी के लिए स्किल डेवलप करते हैं, एक टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, तो वो मार्केट में तभी फलीभूत हो सकती है जब वो एक आम आदमी, एक मिडिल आदमी, एक लोअर आदमी उसको खरीद सके, और तभी आपका वो मार्केट में वैल्यूएबल स्किल डेवलप। तो हमें जरूरत क्या है? हमें सीखना चाहिए, हमारे पड़ोसी देशों में सीखना चाहिए कि अगर बच्चा कुशल है तो उसकी कुशलता का उपयोग आगे हो। अब वो कुशलता आगे कैसे करना होगा? तो उसके लिए हमने बनाए हैं एजुकेशन हब्स, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप ग्रांट्स। ये सब आप लोगों के लिए तैयार किया गया एक प्लेटफॉर्म है जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी आपको दी है। और ये नई एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों को जब स्किल डेवलप कर देगी, तो मुझे नहीं लगता है गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए हमें कोशिश करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कहेगी कि ये अब तो बेरोजगारी नहीं बची, हर घर के अंदर एंटरप्रेन्योर। मैं मेरे दादाजी के टाइम की बात बताता हूँ, सन 70s 80s के आसपास की बात। तब गवर्नमेंट घर जाया करती थी, प्लीज नौकरी ले लो, घर में 10वीं पास से प्लीज नौकरी ले लो, आप बाबू बन जाओ। मुझे नहीं बनना, मेरे पास स्कूल है, मैं धंधाने से मजबूर, मुझे नौकरी मिली। यही समय अब हो गया है कि हम कहते हैं कि नौकरी नौकरी नौकरी, क्लासरूम के अंदर बच्चा नहीं मिल रहा। क्या कर रहे हो बेटा? सर मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, I want to become
SI इनकम टैक्स ऑफिसर, मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बनना चाहता हूँ। तो बेटा 3 साल एजुकेशन सब तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो हम क्या देंगे, हम नौकरी की तरफ बढ़ेंगे। यही चीज इम्प्लीमेंट अगर एजुकेशन पॉलिसी जो अब आने वाली है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, जो प्रपोजल है, और वो एजुकेशन पॉलिसी क्या करेगी, आपको ऐसा स्किल बना देगी कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा आगे फ्यूचर है, चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो, चाहे वो मेडिकल उद्योग हो, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग हो, कॉस्मेटिक उद्योग हो, हर फील्ड के अंदर आप लोग अपने हुनर का इस्तेमाल करेंगे। जब आप हुनर का इस्तेमाल करेंगे, कभी आप लोगों ने सोचा है जो लकड़ी के या फिर मिट्टी के बने हुए बर्तनों पे कलाकारी की जाती थी, उसको लोग खरीदते नहीं थे, आज ऑनलाइन अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, लोग खूब खरीद रहे हैं, गिफ्ट देने के लिए काम नहीं होता। कहाँ उसकी कीमत 10 रुपए देने में भी हिचकिचाते हैं, कि कुम्हार के पास गए, उसको बोलते हैं मत का सस्ता तो बहुत महंगा है, और वही अमेजोन पे मिलता है तो हम बोलते हैं 200 रुपए बहुत सस्ता है। क्यों? क्योंकि वो अब स्टेटस सिंबल के तौर पे आ गया, इतना सुंदर, इतनी अच्छी नक्काशी, इतना अच्छा स्किल उसमें दिखता है। तो मार्केटाइज होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैंने कहा where we stand in the competitive world today, we need to develop ourselves, we need to skill, और जिस दिन हम स्किल हो जाएंगे उस दिन हमारे लिए कोई भी डिफिकल्टी नहीं रहेगी, हमारे लिए मोटिवेशन एंड फोकस अप्रोच होनी चाहिए। तो इसके लिए टीचिंग कैसी हो, इसके लिए टीचिंग होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंटर टीचिंग होनी चाहिए या क्लासरूम सेंटर टीचिंग। जब मैं पढ़ा करता था तो एक चीज नोट करता था, आगे के रूम में जो बैठे हैं टीचर उन्हीं को पढ़ा रहे हैं, पीछे के रूम में क्या हो रहा पता नहीं। क्या होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर, यानी आप सबको एक एक प्रोजेक्ट दीजिए, ये आपका प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हो जाता है तो आप डिग्री ले जाइए। तो मैंने मैच किया कुछ फॉरेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी का सिलेबस, उसका प्रिंट आउट निकाला मैंने मेरी यूनिवर्सिटी का। मेरी यूनिवर्सिटी का सिलेबस आता है 3 पेज 4 पेज का, उनका सिलेबस आता है 4 लाइन। जैसे मैं साइंस का हूं तो साइंस की बात ही बता सकता हूं। वहां लिखा है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, खत्म सिलेबस। हम लिख रहे हैं पूरा कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पढ़ना है, इतनी सारी चीजें लिख रहे हैं उसमें। उनको इससे मतलब नहीं है, उनको मतलब है आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी तो आपने इसका इम्प्लीमेंटेशन करके क्या स्किल डेवलप की, प्रोजेक्ट बना के उस प्रोजेक्ट के अंदर आगे की रो पीछे की रो मैटर नहीं करती है, स्टूडेंट मैटर। तो स्टूडेंट सेंटर टीचिंग जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक हम एक स्टूडेंट के ऊपर फोकस करेंगे, और ये एजुकेशन पॉलिसी आपको मजबूर करेगी फोकस करने को। हर एक का प्रोजेक्ट होगा IIT के अंदर, लास्ट सेमेस्टर जो होता है उसका प्रोजेक्ट सबमिट करना, जब तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं तब तक डिग्री मिल ही नहीं सकती, चाहे आपने कितना ही अच्छा ग्रेडिंग कर। जब वो प्रोजेक्ट तैयार करके लेके आता है, उस प्रोजेक्ट को देख के MNC कंपनी उसको जॉब ऑफर कर देती है कि आपको 50 लाख का पैकेज दिया साल का, आप आ जाओ। क्यों आ जाओ? क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट जैसे वो प्रेजेंट करता है तो उनको लगता है कि इस प्रोजेक्ट से हम मिलियन कमा सकते हैं, अगर ये बंदा हमारी कंपनी में काम करेगा तो हम इससे मिलियन कमा सकते हैं। कुछ चले जाते हैं नौकरी करने, कुछ बोलते हैं ये प्रोजेक्ट बना है, इस प्रोजेक्ट को मैं बेच दूंगा, तो मिले पेड़ से मिल जाएगा। आज आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, क्या आपने सोचा है व्हाट्सएप से, आपके व्हाट्सएप यूज करने से वो कंपनी कमाएगी? कितना गीगाबाइट के अंदर डेटा इधर से उधर होता है, और उस डेटा के इधर से उधर होने में उस कंपनी वाले को पैसा। हमारे लिए तो शौक है, हाँ टाइम पास, व्हाट्सएप मैसेज आएगा, खोजते रहते हैं मैसेज आ रहा है, मैसेज, उस मैसेज से वो कमा रहा है। फेसबुक पे जितना भी कम्युनिकेशन होता है उस कम्युनिकेशन की बेसिस के ऊपर फेसबुक पैसा कमाता है। फेसबुक चलाने वाला कौन था? आपकी तरह एक डेवलपर था, और आज का है उससे मिलना मुश्किल है। तो क्या हम नहीं बन सकते हो? क्या हमें वो स्किल नहीं है? बिल्कुल है हमें स्किल, लेकिन हमारी स्किल कहाँ रुक जाती है कि हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, लेकिन हमें साधन नहीं पता, हमें ये रास्ता नहीं पता कि हम कहाँ जा सकते हैं।
तो इसीलिए इस साल की जो G20 की समिट हो रही है वो फोकस की गई है कि हमारी डिमांड क्या है, हमारी सप्लाई क्या होनी चाहिए और उससे हमारी इकोनॉमी क्या डेवलप होगी। और जब ये चीज हमारे युवा स्टूडेंट के बीच में होगी तो ऑटोमेटिकली वो सर्च करेंगे कि हमारी डिमांड क्या है। बचपन में हमें सिखाया जाता था कि आवश्यकता आविष्कार की जरूरत, समझ में नहीं आया। 2 साल कोविड चला, सब समझ में आने लग गया मुझे इस चीज की जरूरत है, बाहर दुकान नहीं खुली है, अपने आप मैंने बना लिया। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। पानी की मोटर घर में खराब हो गई, अब पानी के बिना तो रह नहीं सकते, कैसे किया जाए। तो दुकान पे गया, वो बोला भैया कोविड है, दुकान नहीं खुली, कहीं नहीं खुली। तो मैंने यूट्यूब चैनल खोला, इस तरह की मोटर कैसे ठीक हो, उसको खोल के कहीं से मैंने जुगाड़ किया वायर का, मैंने उस मोटर को बांध दिया। मैं तो कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियर नहीं हूँ, मैंने उस मोटर को बांध दिया, वापस टंकी में लगा के मोटर को चालू कर दिया। 2 महीने तो अच्छे से, 2 महीने तो मेरा काम हो गया, दुकान पे ले। ठीक है, गलती क्या हो गई, मैंने कुछ उसके अंदर लुब्रिकेंट नहीं डाला था, इस वजह से शॉर्ट। लेकिन सोचो मैं YouTube देख के जब उस टेक्नोलॉजी को खुद घर में बना सकता हूँ, जबकि मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियर नहीं हूँ, मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैंने कोई चीज नहीं की। मैं YouTube पे सीख के जब अपनी स्किल को तैयार कर सकता हूँ, तो अगर आप उस स्किल को एज ए एजुकेशन पार्ट के तौर पर सीखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मार्केट में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लाने की सोचेंगे। और जब प्रोडक्ट लाने की सोचेंगे तो फिर आप सर्च कीजिएगा किसको, उन वेंडर्स को कि जो आपके आइडिया को खरीदने के लिए तैयार हो, उन कंपनीज को जो आपके आइडिया को खरीदने के लिए तैयार हो, वो उसको इम्प्लीमेंट करें। एक कंपनी का वो बताता हूँ एग्जाम्पल। एक कंपनी ने बायोगैस प्लांट तैयार किया, उस बायोगैस प्लांट के लिए उसके पास आइडिया था, लेकिन वो कैसे इम्प्लीमेंट करे मुझे समझ में नहीं आया। तो उसने डिस्कस किया, इंडिया की 25 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन किया कि मेरा ये आइडिया है, ये रिसर्च है, मैं नहीं कर सकता, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। उन्होंने एग्री किया कि पैसा कहां से आएगा, तो पैसा मैं दूंगा, मैन पावर कहां से आएगी, फंडिंग कर दूंगा। उन्होंने मैन पावर, फंडिंग सब कुछ दिया। 23 यूनिवर्सिटी फेल हो गई उसको करने में, 2 ने सक्सेस दिखा। उस सक्सेस की वजह से आज वो बायोगैस प्लांट मार्केट में बेच रहा है उसको। अब समस्या आई दूसरी, उस बायोगैस को डेवलप करने के लिए रॉ मटेरियल बनता है CMC, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ये कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज फेंकेंगे तो वेस्ट होगा, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन करेगा। उन्होंने दिमाग लगाया कि इस CMC का क्या हो सकता है, तो पता चला CMC है हमारी दीवारों को पेंट करने के लिए, पेंट बनाने का रॉ मटेरियल। तो क्यों ना हम इसको कंपनीज के साथ में शेयर करें। तो कंपनीज के साथ उन्होंने एशियन कंपनी के साथ शेयर किया। तो कंपनी ने कहा कि रॉ मटेरियल हमें महंगा मिलता है, अगर आपके यहाँ से सस्ता मिलेगा तो क्यों नहीं हम इस रॉ मटेरियल को काम करें। एक तरफ तो बायोगैस बन रही है, दूसरी तरफ CMC उस कंपनी को सेल आउट करके अर्निंग पैसा बनाएगा। यही स्किल आप लोगों को डेवलप करना है, और इसी स्किल को डेवलप करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है कि कोई बात नहीं, स्टूडेंट और टीचर का रेशो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक टीचर 100 स्टूडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हम प्रोजेक्ट देके बच्चे को कुशल बनाएंगे, स्किल बनाएंगे, तो आने वाले टाइम के अंदर 100 में से 10 ने भी अगर बिजनेस शुरू किया तो बाकी 90 को तो नौकरी वो दे देंगे। फिर किसी को नौकरी की तलाश में परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल क्रिएट करो, ये क्वालिटी हमें डेवलप करने की जरूरत है। अगर हमें स्किल बनना है तो देखिए कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे लिए डेवलप हो सकती है, चाहे वो गेम्स हो, चाहे आप इंक्वायरी बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करें, हमारे को डेटा तैयार करना है। एक डेटा जो आप लोगों ने मूवी के माध्यम से भी समझने की कोशिश की होगी। हम लोग मॉल्स में जाते हैं और मॉल्स में जाके हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर जाते हैं। सोचा आप लोगों ने कभी कि इंफॉर्मेशन शेयर करने से भी कोई कमा सकता है? आपने फॉर्म भरा, नाम लिखा, फोन नंबर दिया, वो फोन नंबर आगे सर्कुलेट हुआ, आपके घर पे फोन आता है, HDFC वाले का सर लोन देते हैं। आपने कहा ये नंबर कहां से आया? ठीक है, वो आपकी भरी हुई एक स्लिप 1-1 रुपए में बिक रही है। तो रोज
हैं और स्लिप भरते हैं, आपको ऑफर क्या दिया जाता है, एक लकी ड्रॉ निकलेगा, आपको अवार्ड मिलेगा और बड़े खुश होकर हम उसके ऊपर साइन करके अपनी डिटेल भरते हैं। ये भी किसी के दिमाग में है क्या? क्या उसने सिर्फ अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल किया कि हाँ मैं इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, और यही चीज आप लोगों को ये नई एजुकेशन पॉलिसी सिखाई। इसी के माध्यम से आप लोग आगे आए। मैं अपने बारे में बताऊं, हम लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं बैक्टीरिया को। जैसा मैंने बताया, एक प्रोफेसर चक्रवर्ती जी ने बैक्टीरिया खोजा था जो कि समुद्र के पानी को साफ करता था। तो हमने जोधपुर के पत्थर देखे हम लोग मकान बनाने के लिए काम में लिए, बहुत सुंदर, ऐसा लगता है येलो कलर, ब्राउन कलर, इतने सुंदर सुंदर पत्थर है। क्या आपने सोचा था कि ये पत्थर कहां से है, कहां से डेवलप हुए? हमने सुना वहां पे समुद्र हुआ करता था, तो वहां पे अभी हमने ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री भी लगाई सरकार ने, तो हमने उस पत्थरों में से बैक्टीरिया निकाले, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन वाले बैक्टीरिया। पता चला वो बैक्टीरिया एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको कहा जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइल, पीएचबी। पीएचबी क्या काम आता है? पीएचबी बायोप्लास्टिक बनाने के काम आता है। ये बायोप्लास्टिक हमारे इन प्लास्टिक बैग्स को रिप्लेस करेगा। बायोप्लास्टिक पानी में डाला, घुल गया, अपने आप गायब हो गया, लेकिन प्लास्टिक नहीं घुलता। प्लास्टिक कहाँ पड़ा रहता है? एनवायरमेंट में रहता है। उसको जलाओगे तो गैस बनेगी, पॉल्यूशन फैलेगा, नहीं जलाओगे तो सीवरेज ब्लॉक करेगा, बहुत सारी चीजें करेगा, डिग्रेड नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो हमने एक और आइडिया लगाया, पीएचबी तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है, तो ना हम सब्जी का छिलका, जो मटर का छिलका होता है, प्याज का छिलका होता है, उसके ऊपर भी पील उतारेंगे तो लगेगा ऐसे जैसे प्लास्टिक। उसको कन्वर्ट करने पर हम काम कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो छिलके से सब्जियों के कचरे को हम डाल के बैक्टीरिया डालेंगे और उससे कंपाउंड बनेगा, आइसोलेट करेंगे, उससे बायोप्लास्टिक बनेगा। इसको अगर मैं किसी कंपनी के साथ शेयर करूंगा, कंपनी क्या करेगी? कोलैबोरेट करेगी, आइडिया मेरा, काम उनका, फ्यूचर के अंदर मार्केट में ऐसे खेली जाएगी, रेवेन्यू जनरेट। सरकार ने इस आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आईपीआर टेक्नोलॉजी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसमें आप पेटेंट, कॉपीराइट करा सकते हैं। आप लोग अगर बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो उसके लिए सरकार ने एक राइट बनाया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है, वो वहीं मिलती है, वो राइट है उनका, वहीं से बिकेगी। कोटा डोरिया की साड़ी कोटा से ही बनेगी, वो राइट है उनका। बनारस का पान राइट है उनका, नागपुर का संतरा राइट है उनका। तो क्योंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड, वैसा संतरा कहीं नहीं बनेगा, मैं वहां से बीज लाके यहाँ दूध नहीं बनेगा, तो वहीं मिलेगा। तो ये सब के सब क्या है? स्किल्ड। फार्मर तो नौकरी करने नहीं गया और पढ़ाई करने नहीं गया, उसे तो घर बैठे सिर्फ संतरा हो गया, उसने दिमाग लगाया कंपनी ने कि ये यहाँ पे मिलता है, इसको हम रजिस्टर कर लेते हैं। कोरियोग्राफी आप देखते हैं स्टेज पे, वो बहुत सारे कोरियोग्राफर नए तरह के आइडियाज लेके आते हैं। ये फाइन आर्ट्स का पार्ट है, पेंटिंग वाला फाइन आर्ट्स का पार्ट है। वो वहाँ के जो मटके बनते हैं जिसको हम खरीदना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, इसको जब हम पेंटिंग करके मार्केट में अमेजोन के माध्यम से बेचते तो बड़े खुश होकर देखते हैं। हाँ, वो 10 रुपए की चीज खरीदना नहीं चाहते, उसी को 10,000 में खरीद के। तो ये फाइन आर्ट्स का ही स्किल डेवलपमेंट है। सर, इसके डेवलपमेंट है, एक मार्केटिंग प्रॉब्लम इससे हो गया। यदि लोग देखेंगे डायरेक्ट लेवल नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल है, हम कहीं भी इंटरव्यू में जाते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें फाइन आर्ट्स का कितना कॉम्पिटिशन हो सकता है, कितना प्रेस्टिज डेवलप कर सकता है कि अपने आप को इमेज में बहुत अच्छा बन सकता है। क्योंकि कुशलता की बात कर रहे हैं, क्योंकि आर्ट नहीं पार्ट है, किस तरह से हम अपनी बात कर पा रहे हैं, तो भी आर्ट हो सकता है, फाइन आर्ट्स बिल्कुल हो सकता है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने G20 समिट के माध्यम से लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें मैंने एक लाइफ के बारे में बताया जी, वो यही चाहते हैं कि हम जो भी कुशलता रखते हैं उसको हम सामने लेके आएंगे। सामने तब लेके आएंगे तो हमारे बहुत सारी ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने उनके लिए जो गाँव में, कस्बों में, ढाणियों में रहते हैं, जिनकी कुशलता को किसी ने पहचाना नहीं है, वो कुशलता उसके माध्यम से
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, फाइन आर्ट्स हो चाहे साइंस हो चाहे कॉमर्स हो, मेरे दिमाग में आइडिया है, लेकिन उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो कुछ चीज चाहिए। आपको मैं 7-8 साल पुरानी एक अखबार में किस्सा आया था, एक पर्सन मैकेनिक, उसने एक हेलीकॉप्टर बनाया था, अखबार के अंदर आया था। हेलीकॉप्टर बनाने के लिए उसने ट्रैक्टर का इंजन काम किया, उस ट्रैक्टर के इंजन को लगा के उसे 1 किलोमीटर उड़ा दिया उसने, उसके पे 1 लाख रुपए, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, तो उसने गलत तरीके से पैसा लिया, उसको चाहिए। कुशलता हर एक के पास है, बस जरूरत क्या है उसको बाहर लेकर आने। तो जब फाइन आर्ट्स में जो आप कह रहे हैं, फाइन आर्ट्स में बहुत सारे म्यूजिशियन है, तो वो म्यूजिशियन कुछ आर्ट डेवलप करके इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इस पॉलिसी में फाइन आर्ट्स को लाना चाहिए, इसका कितना इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल बिल्कुल, कितनी आवश्यकता है? सर आवश्यकता तो हर एक चीज की, आवश्यकता इंसानों से भी करो। आप यहाँ पर कोरोना टाइम के अंदर आपने महसूस कीजिए, क्या आवश्यकता नहीं थी हमें कोई, लेकिन अचानक ऐसा माहौल हुआ कि हम उस कमरे में कैद हो गए। अब हमें आवश्यकता आई और हमने खुद ही डेवलप की। बहुत सारे लेडीज ने कुकिंग सेंटर चालू किया ऑनलाइन, कि हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, और बहुत ज्यादा यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब किया गया, देखा गया कि अब उन चाची जी की रसोई में क्या बनेगा, वेट करते थे यूट्यूब पे नया वीडियो आने की। आवश्यकता हो होम साइंस के अंदर, होम साइंस इज अ पार्ट ऑफ फाइन आर्ट्स का पार्ट है, और आज के डेट के अंदर वो यूट्यूब के माध्यम से लाखों रुपए कमा रहे हैं। उनके सिर्फ वीडियो का वेट होता है कि नया प्रोडक्ट क्या है। हमारे एक कलीग है साहब, वो हमारे साथ बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आए कि मैंने ये आइटम बनाया, आपने नई सब्जी बनाई, ये वाली फली की सब्जी बनाई, हिंदी में नहीं करेंगे, और उन्होंने रेसिपी हमारे को बताई। तो हमारे साथ कोई मैडम है, वो भी सरपंच होती है। सर आपके दिमाग में कहाँ से आती है? वो टाइम ऐसा था कि जिसने इंसान को सोचने में मजबूर किया, मैं क्या करूँ, घर बैठे मैं क्या करूँ, सिर्फ पढ़ाना ही तो नहीं है, लेकिन बाहर से मैं ये चीज नहीं ला सकता, तो क्या करूँ, डेवलप। तो सर मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि अगर स्किल्ड पर्सन अपनी उस टेक्नोलॉजी को लेकर आएगा तो फ्यूचर कुछ और होगा। हम चाइना का मार्केट फ्लॉप कर देंगे, यहाँ से जब हम बना के चीजें बेचेंगे ना, बाहर भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। अभी हम इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी अपने आप ही अपना है। आज नेगेटिव में इकोनॉमी, आने वाले टाइम में पॉजिटिव में। थैंक यू सर। कि हम पर्पस क्या है एनईपी का, एनईपी क्यों गवर्नमेंट लेना चाहती है। तो मैंने एक किस्सा सुना था नरेंद्र मोदी जी का, प्राइम मिनिस्टर ने, कि वो एक स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ में एक ग्रुप डिस्कशन में थे 2016 या 17 में, और उस दौरान एक स्टूडेंट से उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या डिग्री की है। तो उसने कहा मैंने एमए किया है। तो उसने भी आपने एमए किस पर्पज से किया है, कि डिग्री है कर ली, और ये काम में क्या आएगी, आपको कुछ आपकी कोई स्किल है, आपको कुछ क्या करोगे आगे, ये पता नहीं क्या करूँगा, लेकिन डिग्री है तो वो ले ली, सरकारी नौकरी की तैयारी करूँगा। तो हम इंडियंस का ये एक बहुत बड़ा एट द बैक ऑफ माइंड, ये एक हमारे अंदर सोच है कि अगर मेरा टारगेट है तो वो सरकारी नौकरी है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। और जो डिग्री है एट द पैसेज ऑफ टाइम, जब तक मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है, चलो बीए कर लिया, बीए के बाद में टाइम मिला तो एमए कर लिया, एमए के बाद टाइम मिला तो चलो पीएचडी में एडमिशन ले लिया, एंड सो ऑन। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आई थिंक इट गॉट बस्टेड, ट्रैप हो गया था वो एक टैबू में। और इस चीज से बाहर निकलने के लिए शायद वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने इस सोच को डेवलप किया, और जो कस्तूरी रंगन जी हैं उनको साथ में लेके, उनकी टीम को साथ में लेके, और 4 साल तक इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने बहुत रिसर्च करके, सर्वे करके, एनालिसिस करके जो एक निचोड़ निकाला कि हमें बिल्कुल अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए।